Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today our topic of discussion is cross-section of nuclear reaction and nuclear isomerism. न्यूक्लियर आइसोमरिज्म के बारे में तो आप थोड़ा पहले पढ़ चुके हो, मैं इसका शॉर्ट सा बताऊंगा, लेकिन आज हम डिटेल पे बात करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, जो आपने पीछे टाइप्स पढ़ी थी उनकी कुछ टाइप्स मैकेनिज्म के हवाले से हमारी रह गई थी, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियर आइसोमरिज्म क्या है। न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, आइसोमर आपने पढ़े थे कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं जिनके एटॉमिक नंबर भी सेम है, जिनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी सेम है, प्रोटॉन्स भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है, लेकिन उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की एनर्जी का डिफरेंस है, तो हम कहते हैं ये आइसोमर है, ये आइसोमर्स हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स हैं। और ये फिनोमेना जो है ये एग्जिस्ट करना, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद सेम हो, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस हो, तो हम कहते हैं, तो हम इस फिनोमेना को कहेंगे न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है, या क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको जो रिएक्शन की टाइप्स थी, न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स जो हमने पीछे हमारी मतलब रह गई थी कुछ पिछले लेक्चर में, उनको हम देख लेते हैं। पीछे हमने जनरल टाइप पढ़ी थी न्यूक्लियर रिएक्शंस की, यहाँ हम स्पेसिफिक टाइप्स जो मैकेनिज्म के हवाले से हैं, यानी जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस तरह बनते हैं, क्या वो एक ही स्टेप में बनते हैं या एक से ज्यादा स्टेप्स में बनते हैं, तो उनका अंदर मैकेनिज्म क्या है, एनर्जी कैसे इन्वॉल्व होती है, उस बेस पर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट रिएक्शंस है। डायरेक्ट रिएक्शंस, डायरेक्ट रिएक्शन, अगर देखो बेटे, अगर जो इंसिडेंट पार्टिकल है या जो प्रोजेक्टाइल है जब न्यूक्लियस पर स्ट्राइक करेगा, उस सूरत में होगा ये कि अगर उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह कोई दरमियान में नया स्टेप नहीं बनेगा, कोई दरमियान में एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि प्रोजेक्टाइल से बम्बार्डमेंट हम कर रहे हैं न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस पहले एक्साइटेड स्टेट में गया है और फिर उसने प्रोडक्ट दिया, ऐसा नहीं। बल्कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को फॉल करते हैं, बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस पर, और उसके नतीजे में न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें देता है, तो इसको हम कहेंगे हम डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें इनिशियल से फाइनल स्टेट जो है वो किसी भी इंटरमीडिएट न्यूक्लियस के बने बगैर हमें मिल जाए, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियस, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट रिएक्शन है। तो डायरेक्ट रिएक्शन जो है उनमें अंदर न्यूक्लियन की इंटरेक्शन होती है। आमतौर पर जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है ये अंदर न्यूक्लियस एक ही न्यूक्लियन से जाकर स्ट्राइक करता है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट देता है। अब बेटे यहाँ से पता चल रहा है कि डायरेक्ट रिएक्शन जो है ये कंपाउंड किसी और रिएक्शन से, डायरेक्ट रिएक्शन जो है ये फास्ट होता है, क्योंकि इसमें दरमियान में हमें कोई एक्साइटेड स्टेट, कोई दरमियान वाली मेटास्टेबल स्टेट हमें नहीं मिलती, बल्कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, तो ये फास्ट होगा। और फास्ट कैसे होगा? फास्ट होने इस तरीके से होगा कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, अगर स्ट्राइकिंग न्यूक्लियस के प्रोजेक्टाइल की एनर्जी ज्यादा होगी, रिलेटिवली ज्यादा होगी, तो फिर डायरेक्ट हमें रिएक्शन मिलेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, इस तरह के रिएक्शन में एनर्जी प्रोजेक्टाइल की ज्यादा होती है। आमतौर पर अगर हम इन डायरेक्ट रिएक्शंस को देखें तो इनमें जो एनर्जी बम्बार्डिंग पार्टिकल की है वो अंदर न्यूक्लियर फोर्स को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। आमतौर पर जो स्ट्रिपिंग हमने रिएक्शन पढ़े थे या पिकअप रिएक्शन पढ़े थे, ये सारे के सारे डायरेक्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। यानी अगर आपको पता है स्ट्रिपिंग रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूक्लियन जो है वो बम्बार्डिंग पार्टिकल अपना एक न्यूक्लियन जो है वो टारगेट न्यूक्लियस को दे देता है। तो अगर इस तरीके से बम्बार्डिंग पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल अपना न्यूक्लियन
टारगेट न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देता है या फिर टारगेट न्यूक्लियस से न्यूक्लियन हटा लेता है। तो इस तरह के रिएक्शन ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन में होगा। डायरेक्ट रिएक्शन में स्ट्रिपिंग और पिकअप रिएक्शन जो है उनके ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हाई एनर्जी से प्रोजेक्टाइल आएगा तो उस सूरत में प्रोजेक्टाइल या तो फिर तेजी से एक न्यूक्लियन जो है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा या फिर अपना एक न्यूक्लियन दे देगा। तो दोनों सूरतों में ये दोनों सूरतें उस वक्त ही हो सकती हैं अगर प्रोजेक्टाइल की एनर्जी ज्यादा होगी। फिर डायरेक्ट रिएक्शन में इस तरह भी हो सकता है कि न्यूक्लियन प्रोजेक्टाइल आके टारगेट न्यूक्लियस से स्ट्राइक करे और उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियन है वो नॉकआउट हो जाए, यानी अब्जॉर्ब भी ना हो, प्रोजेक्टाइल अब्जॉर्ब भी ना करे, ना अपना न्यूक्लियन लूज करे, बल्कि टारगेट न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को नॉकआउट कर दे। और वो न्यूक्लियन आपको पता है प्रोटॉन भी हो सकता है या न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो डायरेक्ट रिएक्शन में स्ट्रिपिंग रिएक्शन भी हो सकते हैं, पिकअप रिएक्शन भी हो सकते हैं, और फिर हम इसमें नॉकआउट रिएक्शन भी हो सकता है। अब क्या डायरेक्ट रिएक्शन का कोई एडवांटेज है? देखना ये है बेटे, क्या ये फायदेमंद है रिएक्शन एज कंपेयर टू जो स्लो रिएक्शंस होते हैं? जी, इसका डायरेक्ट रिएक्शन का बहुत एडवांटेज, बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि जब ये समझने वाली बात है कि अगर न्यूक्लियन फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल जब आके स्ट्राइक करेगा, चूंकि उसकी एनर्जी मैक्सिमम है, तो उसने न्यूक्लियन को पिक करना है या न्यूक्लियन दे देना है या न्यूक्लियन को नॉकआउट कर देना है। तो जिसके नतीजे में जो टारगेट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। अब एनर्जी मिनिमाइज हो गई तो क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस स्टेट्स हैं वो सारी ग्राउंड स्टेट में चली जाएंगी, यानी न्यूक्लियस जो है वो ग्राउंड स्टेट में चले जाएगा, टारगेट ग्राउंड स्टेट में चले जाएगा, सारे न्यूक्लियन अपने लोअर लेवल पे चले जाएंगे। लोअर लेवल में चले जाएंगे तो आपको पता है लोअर लेवल में जो स्ट्रक्चर होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा। आपको पता है जब कोई न्यूक्लियस एनर्जी ऑब्जर्व करता है या इवन एटम ऑब्जर्व करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो एक्चुअल में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं ना होता, इलेक्ट्रॉन की असल जगह तो उनका ओरिजिनल ऑर्बिटल है। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर ओरिजिनल जो उनकी प्लेस है या ओरिजिनल जो है स्टेट वो उनकी ग्राउंड स्टेट है। तो अगर मैक्सिमम एनर्जी निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल या इन द फॉर्म ऑफ हीट, अगर मैक्सिमम एनर्जी एग्जिट हो जाएगी फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन अपने ग्राउंड स्टेट में चले जाएंगे, यानी न्यूक्लियस को हम कहेंगे कि ये अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर शो करेगा। तो डायरेक्ट रिएक्शन का बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इससे हमें ओरिजिनल स्ट्रक्चर वाले न्यूक्लियस मिलते हैं, फिर हम उनको स्टडी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की स्टडी अगर करनी हो तो उसकी स्टडी के लिए हमें डायरेक्ट रिएक्शन जो ये फायदा देता है कि न्यूक्लियस अपने एक्चुअल स्ट्रक्चर में आ जाता है न्यूक्लियस, और जिसकी वजह से फिर हमें न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हम जो लेंगे वो एक्चुअल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होगी। तो डायरेक्ट रिएक्शन का ये एक फायदा। सेकंड जो टाइप है बेटे वो कंपाउंड रिएक्शन है। कंपाउंड रिएक्शन आप डायरेक्ट रिएक्शन का ऑपोजिट कह लें या उससे बिल्कुल डिफरेंट जो टाइप है। डायरेक्ट रिएक्शन में हमें विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप हमें प्रोडक्ट मिलता है, जबकि कंपाउंड रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें मिलेगा और मेटास्टेबल स्टेट आएगी न्यूक्लियस की, एक्साइटेड स्टेट आएगी, उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब ये कि जब हम प्रोजेक्टाइल को न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करेंगे तो उसके नतीजे में जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। वो एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होगी, रिलेटिवली टाइम उसका लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लेंथी टाइम होगा, जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट कहेंगे। फिर वो मेटास्टेबल स्टेट में जाएगा और उसके बाद प्रोडक्ट देगा। मतलब ये है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप से रिएक्टेंट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, प्रोडक्ट में मेटास्टेबल स्टेट में जाता है, और फिर मेटास्टेबल स्टेट के बाद प्रोडक्ट देता है। तो क्या होगा, आपका क्या ख्याल है, एनर्जी का क्या इधर रिलेशन बनेगा? एनर्जी का होना तो इस तरह चाहिए कि यहाँ पर जो बम्बार्डिंग प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि जब कम एनर्जी मिलेगी तो वो फौरन डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, फौरन ब्रेकअप नहीं होगा, बल्कि थोड़ा टाइम लेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा स्टूडेंट्स कि जो कंपाउंड रिएक्शंस हैं इसमें जब प्रोजेक्टाइल बम्बार्ड करता है टारगेट पर, तो बम्बार्डिंग पार्टिकल यानी प्रोजेक्टाइल की एनर्जी कम होती है और उस कम एनर्जी से ये मेटास्टेबल स्टेट में जाता है।
और यानी एक्साइटेड स्टेट में रहता है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट देता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हों, हम इनको कहते हैं ये कंपाउंड रिएक्शंस हैं। यानी सिंगल स्टेप रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन, टू स्टेप रिएक्शन कंपाउंड रिएक्शन। तो आप लोग ये डिफरेंस याद रखेंगे। और इसमें एनर्जी टारगेट की इंसिडेंट पार्टिकल की लो हो सकती है, या फिर एक और भी हो सकता है काम कि जो टारगेट है वो हैवी हो। हैवी भी होगा अगर इंसिडेंट बॉम्बार्डिंग पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा भी हुई और टारगेट हैवी हुआ, तो फिर भी टारगेट के लिए वो है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो आप लोग ये दो पॉइंट याद रखेंगे, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये एग्जांपल आप पहले पढ़ चुके हो, जो मैंने कंपाउंड रिएक्शन की आपको एग्जांपल दी है। और इसकी थर्ड एग्जांपल ये बिल्कुल इजी सी सिंपल सी है, ये इसको भी देख लें कि ये है चार्ज एक्सचेंज रिएक्शन। चार्ज एक्सचेंज रिएक्शन, चार्ज एक्सचेंज रिएक्शन में नजर आ रहा है नाम से कि इसमें चार्ज एक्सचेंज होगा। यानी ऐसे होगा कि अगर एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, या न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। मतलब ये है कि हमने बम्बार्डिंग पार्टिकल प्रोटॉन लिया है, प्रोटॉन पर चार्ज है, और वो प्रोटॉन अंदर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो या फिर अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो प्रोटॉन में उसकी कन्वर्जन हो जाए। तो जैसे बीटा पार्टिकल की एमिशन बीटा डिके है, तो वो भी एक किसी की एग्जांपल है। तो इसमें चार्ज की एक्सचेंज होगी, यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, चार्ज एक्सचेंज हो जाएगा फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। और एग्जांपल सामने मैंने दिखाई हुई है, ये ट्रिटियम, ट्रिटियम का न्यूक्लियस ट्रिट्रॉन है। ट्रिट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट किया किसी भी न्यूक्लियस पर जिसका एटॉमिक नंबर ए और एटॉमिक नंबर जी और एटॉमिक मास ए है, तो ये देखें चार्ज एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ है? हुआ ये है कि ये न्यूट्रॉन जो है ये हीलियम का अल्फा पार्टिकल बन गया है। और अल्फा पार्टिकल कैसे बनेंगे? इन्होंने एक अब्जॉर्ब कर लिया। पहले था टेट्रॉन में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये प्रोडक्ट में हमें हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल मिला है, तो फिर उसमें दो प्रोटॉन और एक न्यूक्लियस है। अब देखो न्यूक्लियन की तादाद दोनों में, इंसिडेंट पार्टिकल और जो एजेक्टेड पार्टिकल है दोनों में न्यूक्लियन 3 है, लेकिन इंसिडेंट पार्टिकल में दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जबकि प्रोडक्ट में जो रिएक्टेड पार्टिकल है उसमें दो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो हुआ क्या है? चार्ज एक्सचेंज हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ चार्ज एक्सचेंज रिएक्शन। न्यूक्लियर रेजोनेंस ये छोटा सा एक टर्म है जो हम इसको अगर हम कंपाउंड रिएक्शन या रिएक्शन के टाइप को पढ़ रहे हो तो उसके मैकेनिज्म में ये भी एक टर्म जो है वो यूज होती है। सो यू मस्ट नो अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रेजोनेंस। न्यूक्लियर रेजोनेंस क्या है? न्यूक्लियर रेजोनेंस असल में ये न्यूक्लियर रेजोनेंस जो है ना, ये कंपाउंड न्यूक्लियस का बनना, ये न्यूक्लियर रेजोनेंस है, कंपाउंड न्यूक्लियस का बनना। आप मतलब ये सारी मैं बात कंपाउंड रिएक्शन में बता दी है, लेकिन फिर भी याद रखना कि अगर इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम हो या टारगेट न्यूक्लियस कंपैरेटिवली हैवी हो, तो उस सूरत में एक मेटास्टेबल स्टेट बनेगी, और यानी कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा, और उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेजोनेंस। न्यूक्लियर रेजोनेंस, तो न्यूक्लियर रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है? वही दो कंडीशंस कि या तो इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी लो होगी या फिर टारगेट न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा। और अगर इन दोनों में दोनों कंडीशंस पूरी ना हो रही हुई तो फिर समझे डायरेक्ट रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियर रेजोनेंस जो है वो ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते। न्यूक्लियर रेजोनेंस के लिए जरूरी पता क्या है? जरूरी यह है कि जो एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की है, दैट एनर्जी इज वेरी क्लोज टू द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एनर्जी। और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या है? ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को चलाने के लिए हमें चाहिए। तो आप लोग न्यूक्लियर रेजोनेंस को थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ये कंपाउंड न्यूक्लियस नहीं है या कंपाउंड रिएक्शन नहीं है, बल्कि कंपाउंड न्यूक्लियस का बनना, फॉर्मेशन है उसकी। तो ये फॉर्मेशन अगर कहीं किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट कंपाउंड न्यूक्लियस बन रहा है तो हम कहेंगे वहां न्यूक्लियर रेजोनेंस है। लेकिन ये जो रिएक्शन की टाइप होगी इसको हम कंपाउंड रिएक्शन कहेंगे। तो ये ऑलमोस्ट वही है, इसको जरा आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कंपाउंड रिएक्शन और न्यूक्लियर रेजोनेंस दो डिफरेंट टर्म्स हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट है। हमारे आज के लेक्चर का जो मेन जो कोर टॉपिक है, यानी जो मेन टॉपिक हमने डिस्कस करना था, वो है क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये आप लोगों ने नई नई टर्म है, आप लोगों ने पहले नहीं सुनी, पहले इसको समझ लेंगे। बेटे जब प्रोजेक्टाइल आके टारगेट से स्ट्राइक करता है तो आपका क्या ख्याल है? अगर
टारगेट जो है प्रोजेक्टाइल हेड ऑन कोलिजन करे, मतलब सीधा जाकर टकराए टारगेट से, फिर क्या होगा? और अगर एक साइड से टकरा के, यानी ऐसे जैसे रब करके गुजर जाए, स्ट्राई बिल्कुल सीधा ना परपेंडिकुलरली सीधा ना फॉल करे, बल्कि एक साइड पे करे या बिल्कुल साथ टच करके गुजर जाए, तो क्या होगा? यही है कि अगर हेड ऑन कोलिजन होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के कंप्लीट होने के ज्यादा चांसेस हैं और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट। लेकिन अगर वो एक साइड पे टकराता है या साइड से टच करके गुजर जाता है, तो फिर एनर्जी थोड़ी ट्रांसफर होगी और न्यूक्लियर रिएक्शन के कंप्लीट होने के चांस कम है। तो न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन जो है, या क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में भी हम आज उसी एरिया को पढ़ेंगे, जो एरिया कोई भी टारगेट न्यूक्लियस ऑफर करता है प्रोजेक्टाइल को। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये टारगेट, वो टारगेट एरिया या टारगेट न्यूक्लियस का एरिया, या न्यूक्लियस का, टारगेट न्यूक्लियस का वो इफेक्टिव एरिया जो टारगेट न्यूक्लियस ऑफर करता है किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल को, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एक्चुअली एरिया है, न्यूक्लियस का एरिया है, लेकिन न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस का सारा एरिया नहीं, बल्कि वो एरिया जो प्रोजेक्टाइल को, जो इंसिडेंट पार्टिकल के सामने आता है, जो टारगेट न्यूक्लियस इसको ऑफर करता है। जो टारगेट न्यूक्लियस, ये समझ लें कि जहां उसने जाकर टकराना है, तो जिस हिस्से पर जितना हिस्सा उसे टकराव के लिए मिल रहा है, उसको हम कहेंगे, जितना एरिया टकराव के लिए मिल रहा है उसको क्रॉस सेक्शन कहेंगे। मतलब ये अगर सामने टारगेट पड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधा जाके न्यूक्लियस बम्बार्डिंग पार्टिकल टकरा रहा है, तो उसे एरिया ज्यादा मिलेगा टकराने के लिए। लेकिन अगर वो साइड पे टकरा रहा है तो उसे उसे एरिया कम मिलेगा। तो पहले केस में क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, दूसरे केस में क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो याद ये बात रखनी है, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन मीन, क्रॉस सेक्शन मीन वो एरिया न्यूक्लियस टारगेट का जो प्रोजेक्टाइल के सामने होता है, टकराने, जिससे वो टकराता है जाके, तो उसको हम कहते हैं। इसको प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटी किसी रिएक्शन के होने की या किसी इवेंट की होने की, जब एक पार्टिकल सीधा टारगेट से टकराए। लेकिन इस सूरत में हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी केस में कि अगर फर्ज कर लेते हैं टारगेट न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियन है पर न्यूक्लियस, तो और न्यूक्लियस जाके इंसिडेंट पार्टिकल सीधा परपेंडिकुलरली जाकर स्ट्राइक कर रहा है, तो उस सूरत में जितनी प्रोबेबिलिटी है किसी टारगेट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की टारगेट से स्ट्राइक करने की, उसको, उस प्रोबेबिलिटी को, उन चांसेस को भी हम क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। लेकिन पहली मेरा ख्याल है ज्यादा समझने आने वाली, दूसरी को भी आप अंडरस्टैंड कर लें, दूसरी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं। अब चांसेस कैसे बनेंगे? चांसेस के लिए सारी हमें कंडीशन तय करना होंगी। तो पहली हमने कंडीशन तय की कि प्रोजेक्टाइल परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे और जिस टारगेट से स्ट्राइक कर रहा है उस टारगेट के अंदर 1 न्यूक्लियन पर न्यूक्लियस हो। तो जब वो स्ट्राइक करेगा तो जितने चांसेस उसके स्ट्राइक करने के हैं, देखो बेटे न्यूक्लियस का एरिया बहुत कम है और प्रोजेक्टाइल भी छोटा है, तो जरूरी तो नहीं 100% चांस होंगे जब भी स्ट्राइक करें हम टारगेट को, प्रोजेक्टाइल को हम जब भी बम्बार्ड करें और वो जाकर टारगेट से टकरा जाए, जरूरी ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो जितनी प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे और इसको हम सिग्मा से आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिग्मा जो है, ये चूंकि न्यूक्लियस का साइज भी बहुत छोटा, प्रोजेक्टाइल भी बहुत छोटा है, तो आमतौर पर सिग्मा को भी छोटा लिया जाता है। तो ये इसके यूनिट्स या डायमेंशन वही होंगी जो एरिया की डायमेंशन है, लेकिन एरिया हम नॉर्मली ऐसे यूनिट में हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। लेकिन इन केसेस में, न्यूक्लियर रिएक्शंस में या न्यूक्लियर फिजिक्स में, चूंकि ये एरिया बहुत थोड़ा होता है, इसलिए हम इनको इसके लिए हम छोटा एरिया का यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको बैरन कहते हैं। तो एक बैरन जो है 10⁻24 स्क्वायर सेंटीमीटर या 10⁻28 स्क्वायर मीटर्स या 100 फेम्टोमीटर के स्क्वायर 100 फेम्टो स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग ये इसका यूनिट भी याद रखेंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा रिलेशन ड्राइव करते हैं, जरा आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, लेकिन मैंने सारे जो जरूरी स्टेप्स थे वो लिख दिए हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सामने आपको एक फिगर नजर आ रही है, इस फिगर में आपको एक स्लेब दिखाई हुई है। तो स्लेब का सामने जो एरिया है, सामने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, हम उसको कहते हैं ए, और स्लेब की विड्थ dx हम ले रहे हैं। असल में ये dx याद रखना, ये थोड़ा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। dx टोटल विड्थ जो है थिकनेस स्लेब की नहीं है, बल्कि ये हम पूरी थिकनेस का एक वो पार्ट, छोटा पार्ट वो लेते हैं जो ऑफर होता है किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल को स्ट्राइक करने के लिए। बात को समझ रहे हैं
कि टोटल एरिया, टोटल थिकनेस जो है वो जितनी मर्जी हो, एक स्लेब जो है वो फर्ज करें 1 मीटर थिक है और एक स्लेब जो है वो 1 सेंटीमीटर थिक है, तो हमें इससे तो कोई गर्ज नहीं, हमने तो ये देखना है कि एरिया ऑफर कितना हो रहा है। अगर दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया है तो दोनों तो एक जैसा एरिया ऑफर कर रहे हैं, तो फिर हमने सिर्फ ये लेना है कि थिकनेस सामने कोई है। अगर स्लैब की थिकनेस है ही नहीं तो वो एरिया ऑफर कर ही नहीं सकती, तो मतलब थिकनेस लेना भी जरूरी है और थिकनेस हमें चाहिए भी नहीं कि जितनी मर्जी हो, तो हम इसलिए dx को यूज कर रहे हैं। ये बात बहुत याद रखने वाली है। आप ये समझ लें कि जो स्लैब दिखाई हुई है इसकी थिकनेस dx, ये इसकी मुकम्मल थिकनेस नहीं है बल्कि एक थिकनेस का छोटा पार्ट है जो जरूरी था एरिया को सामने खड़ा करने के लिए। तो आप जरा देखें इसी से, चूंकि हमारा कंसर्न वो सामने dx थिकनेस के साथ है, पूरी के साथ नहीं, तो हम इसी को फिर काउंट करेंगे यहाँ कैलकुलेशन में। तो अगर स्लैब का एरिया ए है और इसकी थिकनेस dx, तो वॉल्यूम क्या बनेगा, दोनों को आप लोग दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो आ जाएगा a dx। आपको पता है ये एरिया को अगर हम विड्थ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है, तो स्लैब का वॉल्यूम आ गया a dx। अब अगर स्लैब के अंदर n एटम पर यूनिट वॉल्यूम हो, यानी एक वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम के अंदर n एटम्स हैं, तो अगर वॉल्यूम ADX है तो फिर एटम कितने होंगे, NADX सॉरी, वॉल्यूम है ADX और नंबर ऑफ पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट इन द टोटल वॉल्यूम ADX क्या होंगे, NADX। इसको आप समझ रहे हैं, सिंपल सा है, आप लोग छोटी क्लासेस ये चीजें पढ़ते आए हो। तो अगर n टोटल, अब हमारे पास स्लेब के अंदर ए एरिया जो ऑफर होगा प्रोजेक्टाइल के लिए और जिसकी थिकनेस सामने होगी dx, एरिया होगा a, उसमें यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल है n, तो टोटल पार्टिकल उसके अंदर आ जाएंगे NADX। अब हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन को। क्रॉस सेक्शन अगर हम ये कहते हैं कि हर न्यूक्लियस जो है वो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो मजमूई तौर पर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफर कर रहा है हर न्यूक्लियस, और अगर सेम कर रहा है तो अगर एक क्रॉस न्यूक्लियस का क्रॉस सेक्शन सिग्मा है तो तमाम न्यूक्लियस या एटम का क्रॉस सेक्शन कितना बनेगा, सिग्मा NADX। तो याद रखना ये हमारे पास टोटल आ गया क्रॉस सेक्शन सिग्मा NADX। अब हम रिलेशन को ड्राइव करने की तरफ जाते हैं, हम इंसिडेंट पार्टिकल की बात करते हैं। ये तो था टारगेट पार्टिकल की बातें, अब हम इंसिडेंट की बात करते हैं। तो इंसिडेंट पार्टिकल में अगर फर्ज कर लेते हैं हम n पार्टिकल हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिन्होंने आकर स्ट्राइक करना है, यानी जो बीम हम भेज रहे हैं टुवर्ड द टारगेट, उसमें n कैपिटल N पार्टिकल्स हैं और उनमें से dn पार्टिकल हैं स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल जो जाके स्ट्राइक करेंगे। यानी तो टोटल फिर फ्रैक्शन क्या बनेगा, आपको पता है फ्रैक्शन आउट ऑफ 1 लिया जाता है। तो अगर फर्ज कर लेते हैं हम 10 हमने इंसिडेंट पार्टिकल भेजे थे और उनमें से 4 ने स्ट्राइक किया तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4/10। इसी तरह अगर टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल n है और उनमें स्ट्राइक कर रहे हैं dn, तो फिर फ्रैक्शन क्या बनेगी स्ट्राइकिंग की, dn/n। और dn/n ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह टोटल क्रॉस सेक्शन, जिस तरह होगा कि एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन यानी वो क्रॉस सेक्शन जिससे न्यूक्लियस ने स्ट्राइक करना है न्यूक्लियो प्रोजेक्टाइल ने, और हम अगर डिवाइड कर दें टोटल एरिया पर, तो ये दोनों रिलेशन सेम होंगे। ये बात आपने समझनी है, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो हमारे पास है टोटल जितने भी न्यूक्लियन प्रोजेक्टाइल जा रहे हैं टारगेट से टकराने के लिए वो कैपिटल N है, और उनमें से जितने जाकर स्ट्राइक करते हैं वो dn है। तो फ्रैक्शन क्या हुई, dn/n। ये आप लोग समझ गए होंगे, ये बिल्कुल इक्वल होंगे उन इसके कि जितना क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन आपको पता है जो एरिया ऑफर होता है, टोटल एरिया और चीज है, टोटल एरिया हमेशा ज्यादा होगा और उसमें कुछ एरिया ऑफर होगा ना जिससे स्ट्राइक करेंगे आगे प्रोजेक्टाइल। तो जितने एरिया पे जो वो स्ट्राइक कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ये वाली फ्रैक्शन जो एरिया की फ्रैक्शन है क्रॉस सेक्शन की विद टोटल एरिया और स्मॉल इंटरेक्टिंग पार्टिकल विद टोटल पार्टिकल, ये दोनों फ्रैक्शन सेम होंगी। ये समझ में आने वाली बात है ना कि अगर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं टोटल में से, तो बिल्कुल वो उस फ्रैक्शन के बराबर होंगे कि टोटल एरिया में से जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बनता है। तो ये दोनों फ्रैक्शन सेम है, इसलिए हमने इन दोनों को इक्वलाइज कर दिया। अब ये देखो ना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा तो इंटरेक्टिंग पार्टिकल की तादाद भी बढ़ती जाएगी, तो फिर दोनों फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेंगे। तो दोनों सेम होगी। एग्रीगेट क्रॉस सेक्शन हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा NADX, वो उसकी वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हमने स्लैब का A लिया,
तो दोनों को डिवाइड करके ए को ए से कैंसिल कर दें तो रिजल्ट आता है सिग्मा एन डी एक्स, सिग्मा एन डी एक्स। और यहाँ से अगर आप लोग सिग्मा यानी कि क्रॉस सेक्शन फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो कि क्रॉस सेक्शन इक्वल टू डी एन ओवर एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन डी एक्स। तो ये हमारे पास आता है रिजल्ट क्रॉस सेक्शन का। पर जो टॉपिक है वो तो यहाँ तक है, क्रॉस सेक्शन ही हमने कैलकुलेट करना था, लेकिन आगे उन्होंने थोड़ी सी बात की है, ये फ्रैक्शन को नेगेटिव से शो किया है, नेगेटिव साइन लगाया साथ कि ये इसके साथ नेगेटिव क्यों लगाया। नेगेटिव असल में लगाया कि ये जो पार्टिकल मर्ज आउट हो रहे हैं, इमर्ज आउट हो रहे हैं, यानी जो बाहर निकल रहे हैं। एक पार्टिकल ने स्ट्राइक किया और फिर निकल गया बाहर, तो वो जितने पार्टिकल बाहर, चूंकि जब स्ट्राइक करेंगे तो जितना फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, आप ये नेगेटिव साइन को समझ लें, तो जितना फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा पार्टिकल ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, उसी हिसाब से ये इमर्जिंग पार्टिकल जो है उनकी तादाद भी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने पार्टिकल एंटर होंगे उतने ही उनके ज्यादा चांस है निकलने के। लेकिन पार्टिकल जो है वो नेगेटिव साइन उनकी डिक्रीज को जाहिर करती है, यानी कमी जो आ रही है ना पार्टिकल में, वो यहाँ नेगेटिव साइन उसको शो कर रहा है। आप इसको नेगेटिव को आगे इसको ज्यादा अच्छा समझ लेंगे, अभी थोड़ा सा आगे इसको मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास फर्ज कर लेते हैं इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, कैपिटल N, और जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, इमर्जिंग पार्टिकल इमर्ज आउट हो रहे हैं, वो n इमर्ज हैं, तो फिर जो मर्ज आउट होते हैं मटेरियल की थिकनेस x से, हमने dx की बात नहीं कर रहे, अब टोटल थिकनेस को ले रहे हैं x से, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल इनिशियल पार्टिकल और इमर्जिंग पार्टिकल dn ओवर n, और वही जो हमारे पीछे रिलेशन है हमारे पास, उनको दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है कि पार्टिकल देखो स्लैब की जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर उसकी थिकनेस 0, जहां एंड हो रही है वहां पर उसकी थिकनेस x है, तो हम पूरी थिकनेस में जितने भी पूरी थिकनेस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, पूरी थिकनेस के अंदर इमर्जिंग पार्टिकल को हम लेना चाहते हैं। तो पूरी थिकनेस के लिए फिर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होंगी वो भी 0 to x होंगी। और इसी तरह अगर पार्टिकल अभी एंटर नहीं हुए, उस सूरत में इनिशियल पार्टिकल हम लेंगे और पूरी थिकनेस के बाद जो पार्टिकल हम मिलेंगे वो इमर्जिंग होंगे, तो हम फिर लिमिट्स जो लेंगे वो एन इनिशियल टू एन इमर्ज होंगे। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास लॉग एन इमर्ज ओवर एन, ये आपको पता है ये इंटीग्रल सिंपल सी इंटीग्रेशन है कि 1 ओवर एन क्या होता है एल एन, तो वही एल एन, और जब लिमिट अप्लाई की तो एन इमर्ज ओवर एन इनिशियल आ जाएगा इज इक्वल टू ये इंटीग्रल डी एक्स, तो एक्स के इक्वल होता है तो आ जाएगा माइनस सिग्मा एन एक्स। और यहाँ से अगर हम एल एन को खत्म करें एक्सपोनेंशियल लें तो ये आएगा एन इमर्ज ओवर एन इनिशियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एन एक्स, और यहाँ से एन इमर्ज आएगा एन इनिशियल एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा एन एक्स। तो ये रिलेशन जो है ये हमें बिल्कुल क्लियर ये चीज नजर आ रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो इमर्ज आउट हो रहे हैं वो डिक्रीज होते हैं एक्सपोनेंशियली एज द थिकनेस ऑफ मटेरियल हम इंक्रीज करते हैं। तो थिकनेस ऑफ मटेरियल को इंक्रीज करने से इमर्जिंग पार्टिकल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होंगे, मतलब स्लेब की थिकनेस बढ़ाते जाएं, टारगेट की थिकनेस को बड़ा करते जाएं, तो पार्टिकल जो इमर्ज आउट होंगे वो कम से कम होंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई हुई है कि इमर्जिंग थिकनेस, यहाँ पर नेगेटिव साइन भी यही शो कर रहा है कि इमर्जिंग पार्टिकल जो हैं वो चेंज ऑफ थिकनेस को, अगर हम थिकनेस के में चेंज लाते हैं तो इमर्जिंग पार्टिकल जो हैं वो डिक्रीज होंगे, तो वो डिक्रीज को, नेगेटिव साइन डिक्रीज को जाहिर कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर टुडे लेक्चर स्टूडेंट। ये अगर आप देखें ये कैलकुलेशन जो है ये सिंपल सी है, अगर आप सिंपल कैलकुलेशन में जरा भी महसूस करें कि ये इसमें कुछ स्टेप हमें मुश्किल लग रहा है, तो अभी लेक्चर होगा, जब भी लेक्चर होगा तो आप उसमें इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।